Hello students, good afternoon. This is Ajay and in the last class we have started state of matter और उस स्टेट ऑफ मैटर में हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था। स्टेट ऑफ मैटर की बात किए थे, उसमें मैंने मैटर के बारे में बताया था, उसके फिजिकल स्टेट्स के बारे में बात किया था। कौन कौन से फिजिकल स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड कितने टाइप का होता है, गैस कितना टाइप का होता है, ये सारी चीज़ें मैंने बताया था। देन आफ्टर आपका सिलेबस क्या है, कंटेंट क्या है, ये सारी चीज़ें चर्चा हुई थी। पढ़ने का अप्रोच क्या होगा, तो मैंने बात किया था कि पढ़ने का अप्रोच व्हाट, व्हाई एंड हाउ होगा, जिसमें हम लोग ग्राफिकली, मैथमेटिकली और कॉन्सेप्चुअली तीनों मेथड से पढ़ाई करेंगे। उसमें पहला कुछ आपका जनरल प्रॉपर्टीज़ आता है, बेसिक प्रॉपर्टीज़ गैस, जो आप लोग ऑलरेडी बचपन के क्लास में पढ़े होंगे, ये पुरानी चीज़ें हैं, ठीक है। तो चूँकि ये थ्योरेटिकल चीज़ था, इसलिए मैंने आपको बोर्ड पर पहले ही सारा कुछ लिख दिया है ताकि एक बार आप इसको देखो, मैं इसको समझाऊं, ठीक है, क्योंकि इसको समझाने में ही मैंने टाइम लगेगा। ओके, तो पॉइंट ये है कि जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस, स्टेट ऑफ मैटर में हम लोग जो बात कर रहे थे, तो मैंने बताया कि क्या क्या पढ़ना था, क्या ये सारी चीज़ें हो गई थी। और फिर आगे हम लोग आज बात करने वाले हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस का मतलब हो क्या कि कोई भी गैस बेसिकली काम कैसे करता है, वो उसका फंक्शन क्या होता है, वो बिहेव कैसे करता है, बेसिक बिहेवियर कैसा है गैस का, मैं उसकी बात करने जा रहा हूँ। तो इसमें पहला पॉइंट्स कहता है कि गैस मॉलिक्यूल्स, पहला पॉइंट बोलता है कि गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो होमोजीनियस इन कंपोजिशन। क्या होता है, वो होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, देखो टर्म क्या है होमोजीनियस। केमिस्ट्री में एक बहुत बढ़िया टर्म स्लोगन है, खासतौर पे मैं यूज़ करता हूँ स्लोगन को हर क्लास में, जिसको बोलते हैं कि केमिस्ट्री इज़ द प्ले ऑफ टर्म्स। मतलब केमिस्ट्री क्या है, टर्मिनोलॉजी का रोल है। अगर शब्दों को तोड़ना सीख गए, केमिस्ट्री में शब्दों को तोड़ना सीख गए तो चीज़ें अपने आप याद हो जाएगी। टर्म को, वर्ड को ध्यान में रखोगे तो चीज़ें अपने आप याद हो जाएगी, रटने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे बोला गया कि गैस मॉलिक्यूल क्या होते हैं, गैस क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस का मतलब क्या है, ज़रा देखोगे कि होमोजीनियस का मतलब क्या, होमो और जीनियस दो वर्ड है इसमें। एक वर्ड है हमारा होमो, एक वर्ड है हमारा होमो और दूसरा वर्ड है हमारा जीनियस। होमो का मतलब क्या है और जीनियस का मतलब क्या है, तो होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब सेम, और जीनियस का मतलब फेज या पार्ट, फेज या पार्ट। कहता है कि जो भी चीज़ें देखने के बाद हमको एक ही टाइप, एक ही फेज में दिखेगा, एक ही टाइप का दिखेगा, उसी को बोलते हैं हम लोग होमोजीनियस। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देते हैं कि जब आप चीनी को पानी में घुलाते हो, डिज़ोल्व करवाते हो, तो जब शुगर हमारा वाटर में डिज़ोल्व करता है और डिज़ोल्व करने के बाद जो शुगर सिरप बनता है, जो शरबत बनता है, वो शरबत को जब तुम देखते हो तो क्या दिखता है, केवल और केवल आपका लिक्विड फेज दिखता है, लिक्विड फॉर्म दिखता है, लिक्विड पार्ट दिखता है, लिक्विड फेज दिखता है। तो चूँकि सिंगल फेजेस विजुअलाइजेबल हैं, सिंगल चीज़ें विजुअलाइज होती है, सेम का यहाँ मतलब है कि सिंगल, सिंगल मतलब सिंगल बोलिए, सेम का मतलब यहाँ सिंगल, सिंगल का मतलब जिसको हम बोल सकते हैं ओनली वन, केवल एक ही फेज जहाँ दिखेगा, केवल एक ही तरह का फेज दिखेगा, सिंगल फेज दिखेगा, उसी को बोलते हैं होमोजीनियस। तो शुगर सिरप बनाते हो, शरबत जब बनाते हो, तो शरबत कैसा दिखता है, आपको एक फेज में दिखता है, केवल लिक्विड फेज दिखता है, तो शरबत हमारा क्या हो गया, होमोजीनियस। उसी तरह से हमारा एयर की बात करें तो एयर जो है हमारा, जो गैस होता है, गैस मॉलिक्यूल्स होता है, वो आपको यूनिवर्सली होमोजीनियस फॉर्म में दिखता है, मतलब एक समान दिखता है। आप जहाँ पर बैठे हुए वहाँ पर आप देखोगे तो आपको एक समान सब जगह एयर कंपोजिशन दिखेगा, फील होगा, तो वो सारे क्या हैं, होमोजीनियस है। तो इसलिए बोला गया कि गैस मॉलिक्यूल, गैस मिक्सचर या एयर जो भी बोला जाए, दैट इज होमोजीनियस, दैट मीन्स दे मस्ट कंटेन ओनली वन फेज, है ना, वो केवल एक ही तरह का पार्ट में दिखेगा, दो नहीं दिखेगा, केवल एक दिखेगा। सो इसलिए बोला गया कि गैस मॉलिक्यूल्स आर होमोजीनियस इन कंपोजिशन एंड द टर्मिनोलॉजी
होमोजीनियस का मतलब होता है होमो मतलब सेम और जीनियस का मतलब फेज, सेम मतलब सिंगल, केवल एक ही तरह का फेज दिखेगा तो होमोजीनियस, तो गैस हमेशा एक ही जैसा दिखता है, सो वो क्या हो गया, होमोजीनियस। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर। देखिए अगर किसी तरह का कोई डाउट हो, मॉनिटर को थोड़ा इधर घुमा दो, अगर किसी तरह का कोई डाउट हो, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो बेझिझक आस्किंग करिएगा, हेजिटेशन नहीं, हेजिटेशन नहीं। कमेंट बॉक्स ओपन करो, कमेंट बॉक्स ओपन करो। यस, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूं और एक्सप्लेन करने के बाद जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन को मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, परेशान मत होना। लेकिन एक बार पहले मैं एक्सप्लेन कर, थोड़ा सा लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट दिखाओ, दिख नहीं रहा है सबको। सेकेंड पॉइंट है कि दे हैव वेरी लो डेंसिटी ड्यू टू नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखो कि आप पढ़े हो मटेरियल्स मैटर्स के बारे में, तो मैटर्स जो होता है उस मैटर में किसी भी मैटर को डिफाइन जो किया गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस जो डिफाइन किया गया है वो डिफाइन किया गया है फोर्स के आधार पे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। देखो कितना बढ़िया टर्म है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब जरा मैं इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को थोड़ा समझाता हूँ, जरा ध्यान से समझना कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो वर्ड है तो कहता है कि डेंसिटी लो होता है, डेंसिटी लो होता है, कारण क्या है, नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर, देखो यहाँ टर्म है इंटरमॉलिक्यूलर, पहले ये टर्म समझो, इंटरमॉलिक्यूलर। इंटर का मतलब क्या होता है, तो कहता है एक टर्म है इंटर और दूसरा टर्म है मॉलिक्यूलर। इंटर का मतलब हो गया डिफरेंट, डिफरेंट, और मॉलिक्यूलर मतलब हो गया मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच जो अर्थात दो अलग अलग, डिफरेंट का मतलब हो गया टू और मोर। कहता है कि दो मॉलिक्यूल या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स लगता है उसी फोर्स को हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। तो वहाँ जो फोर्स देखा जा रहा है वो अट्रैक्शन के टर्म में देखा जा रहा है। तो बोला गया कि दे हैव लो डेंसिटी ड्यू टू नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब क्या हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब हो गया कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लाइंग बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच जो लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब गैस में आपको पता है कि सॉलिड होता है, लिक्विड और गैस, तीन तरह का मैटर होता है। तो सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो लगता है वो सॉलिड में लगता है और सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो लगता है वो गैस में लगता है। अब हम लोग जो चूँकि बात कर रहे हैं स्पेशली गैस के बारे में बात कर रहे हैं, और चूंकि स्पेशली गैस के बारे में बात कर रहे हैं तो गैस में लगने वाला जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही कमज़ोर होता है, बहुत वीक होता है, नेग्लिजिबल होता है, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी कम होती है, जिसके वजह से उसकी डेंसिटी कम होती है। अब कहोगे सर ये कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है, डेंसिटी को थोड़ा मैं समझाता हूँ। अब कहता है कि इसमें लगने वाला फोर्स है, अब डेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हो, ध्यान देना कि डेंसिटी बराबर लिखते हो, डेंसिटी बराबर लिखते हो, सारे चीज़ों को लिखते चलना, छोड़ना कुछ भी मत, क्योंकि छोड़ोगे तो दिक्कत आ जाएगा। अब देखो डेंसिटी का मतलब होता है मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। समझना कि गैस के केस में अगर हम गैस को कंसिडर करते हैं तो कहता है कि फॉर गैस, गैस के केस में जो लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन जो है
वो क्या है, इंटरैक्शन जो है वो क्या है, नेग्लिजिबल है। तो चूंकि इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम है, कमज़ोर है, जिसके वजह से वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब चूंकि जब फोर्स बहुत कमज़ोर लगेगा तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा सेपरेटेड होंगे, दूर दूर होंगे और दूर दूर होंगे, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम जो है, यहाँ पर वॉल्यूम बहुत ही बड़ा बनेगा, एक लार्ज वॉल्यूम बनेगा, वेरी लार्ज कर दो कि वॉल्यूम जो है बहुत ही बड़ा बनेगा। और चूंकि फोर्स कमज़ोर है तो वॉल्यूम बहुत बड़ा, और चूंकि वॉल्यूम बहुत बड़ा तो देखो डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा वो रिजल्ट क्या होता है, ऑलवेज छोटा होता है। डिनोमिनेटर जितना छोटा बड़ा होगा डेंसिटी क्या होगा, उतना ही छोटा होगा। क्योंकि अगर इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो ये कह सकते हैं कि डेंसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा। अब ये बोल रहा है कि चूंकि लगने वाला फोर्स बहुत कमज़ोर है, तो लगने वाला फोर्स बहुत कमज़ोर है, जिसके वजह से वॉल्यूम बहुत ही, फॉर द सेम अमाउंट ऑफ गैस वॉल्यूम बहुत बड़ा होगा। और वॉल्यूम जब बहुत बड़ा होगा, अर्थात ये कहो, इसको तोड़ो तो कह सकते हैं ये कि जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगा, घटेगा। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा। इसका मतलब है कि वॉल्यूम जब बहुत बड़ा होगा तो डेंसिटी बहुत ही छोटा होगा। इसलिए बोला गया है कि दे हैव वेरी लो डेंसिटी। गैस में लगने वाला जो डेंसिटी है, गैस का जो डेंसिटी होता है वो बहुत ही छोटा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें लगने वाला जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही कमज़ोर होता है। मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देना। कैसे? तो कहता है डेंसिटी क्या है, मास बाय वॉल्यूम। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि फॉर द सेम अमाउंट ऑफ गैस डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। डेंसिटी क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब चूंकि डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो गया तो इसको जरा देखोगे, गैस के लिए क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो होता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है, वो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है। अब चूंकि जब फोर्स बहुत कमज़ोर होगा, फोर्स बहुत वीक होगा, तो वॉल्यूम बढ़ा, और वॉल्यूम जब बड़ा होगा तो वॉल्यूम जितना ज़्यादा बढ़ेगा डेंसिटी घटेगा। क्यों? क्योंकि रिलेशन कैसा है, इनवर्सली रिलेशन है। डिनोमिनेटर अगर बढ़ेगा तो होल वैल्यू घटेगा। तो इनवर्सली रिलेशन है, चूंकि इनवर्सली रिलेशन है तो वॉल्यूम के बढ़ने से डेंसिटी घटेगा। और फोर्स बहुत कमजोर, तो फोर्स कमजोर तो वॉल्यूम बहुत बड़ा, और जब वॉल्यूम बहुत बड़ा तो लगने वाला डेंसिटी बहुत छोटा, सो गैस का डेंसिटी बहुत ही कम होता है। तो ये 2 पॉइंट क्लियर हो गया। कुछ लोगों का क्वेश्चन आया, पहले मैं डील कर लेता हूँ, क्वेश्चन देख लेता हूँ, उसके बाद आगे डील करता हूँ। वेट थोड़ा सा। Okay, I will explain the second point again, once again. Listen, ध्यान से सुनिएगा। बोला गया है कि दे हैव वेरी लो डेंसिटी। गैस में
जो लगने वाला डेंसिटी था गैस का, जो अपना डेंसिटी होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, क्यों होता है इसका रीज़न लिखा गया है, ड्यू टू नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। गैस में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कमज़ोर होता है। अब इसको तो एक्सप्लेन करना है। मैंने बोला कि डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम। किसी भी मटेरियल के लिए वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो, ध्यान से समझना, सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो, तीनों का जो फिजिकल स्टेट है या वॉल्यूम है वो डिफाइन किया जाता है, वो डिफाइन किया जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। मतलब उस सब्सटेंस के पार्टिकल के बीच जो फोर्स लगता है उस फोर्स के वजह से उस सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट और उसका वॉल्यूम डिसाइड होता है। गैस के बारे में अगर हम बात करें तो गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। तो चूंकि गैस मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा दूर होगा, दो पार्टिकल्स के बीच, मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो फोर्स क्या होगा, कमज़ोर होगा, वीक होगा। अब फोर्स जितना कमज़ोर होगा स्पेस उतना ज़्यादा लेगा। और आप कहते हो वॉल्यूम किसको बोलते हो, तो कहते हो कि किसी सभी सब्सटेंस के द्वारा जो स्पेस लिया जाता है दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। अब चूंकि फोर्स बहुत ही कमज़ोर है, नेग्लिजिबल है, और फोर्स चूंकि नेग्लिजिबल है, कमज़ोर है, तो मॉलिक्यूल्स बहुत एक दूसरे से दूर दूर सेपरेटेड होंगे। और जितना मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा सेपरेटेड होगा, जितना दूर दूर होगा, उसका वॉल्यूम उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब कहता है कि फोर्स जब कमज़ोर है तो लगने वाला वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा है। अब चूंकि वॉल्यूम ज़्यादा है तो डेंसिटी और वॉल्यूम में कैसा रिलेशन, तो डेंसिटी और वॉल्यूम में उल्टा रिलेशन, जिसको हम यहाँ इस फॉर्म में दिखाए हैं, डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो कहता है कि अगर हम नीचे वाला वैल्यू बढ़ा दें तो ये वाला वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा। तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा डेंसिटी क्या होगा, घटेगा। तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा डेंसिटी घटेगा। तो वॉल्यूम चूंकि बहुत ज़्यादा तो डेंसिटी क्या होगा, बहुत कम होगा। इसीलिए बोला गया कि गैस में लगने वाला जो गैस का अपना डेंसिटी होता है वो बहुत ही कम होता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? प्लीज कंफर्म। इज इट क्लियर? कंफर्म दिस। तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले कंफर्म कीजिए। रुकिए 1 मिनट देख लेते हैं। ओके गुड, चलिए तो अब हम लोग आगे देखते हैं। थर्ड पॉइंट कहता है दे आर हाईली कंप्रेसिबल एंड हैव इनफाइनाइट एक्सपेंशन टेंडेंसी। अब देखो इसी फोर्स से जुड़ा हुआ पॉइंट है, इसी में इसका कंक्लूजन छुपा हुआ है। समझना इस बात को, बढ़िया से समझना। कहता है कि दे आर हाईली कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल का मतलब जिसको हम प्रेस कर सकते हैं। बहुत छोटा सा एग्जांपल देते हैं आपको। सबके घर में एलपीजी सिलेंडर होता है ना? तो सबके घर में एलपीजी सिलेंडर होता है। जो बड़ा वाला सिलेंडर आता है उसमें 14 kg गैस फिलअप किया जाता है। ये भी सब लोग जानते हो, 14.2 kg गैस फिल्ड अप इन द लार्ज सिलेंडर, मीडियम सिलेंडर, जो बड़ा वाला सिलेंडर होता है जो घर में यूज होता है जनरली। अब उसमें देखते हो कि अगर गैस का अमाउंट घट भी जाता है, गैस का अमाउंट जैसे जैसे उस गैस का यूज करते हैं, खाना बनता है, तो गैस का अमाउंट घटता है। यस, घटता है। या फिर ये ऐसे समझो कि जब हम गैस का नॉब खोलते थे गैस एक्सपेंड करना शुरू होता है कि नहीं होता है, और उसको हम प्रेशर लगा के कंप्रेस करते हैं तो हो जाता है कंप्रेस।
या एक बैलून का एग्जांपल लो कि जब बैलून में एयर डालते हो, एयर भरते हो, तो एयर भरने से क्या होता है, एयर भरते हो और उसको कंप्रेस करते हो तो एक लिमिट तक उसको कंप्रेस कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तो डेफिनेटली कंप्रेस होता है। क्यों कंप्रेस होता है कोई भी गैस? गैस कंप्रेस इसलिए होता है क्योंकि अभी मैंने बोला कि गैस में लगने वाला जो फोर्स होता है वो बहुत ही कमज़ोर होता है। उस फोर्स के कमज़ोर होने के वजह से गैस मॉलिक्यूल दूर दूर हैं। अब अगर हम उस पर प्रेशर लगाएंगे तो एक दूसरे के नज़दीक आएगा, तो गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे के नज़दीक आएगा। ये कब संभव है? जब हम प्रेशर लगाएंगे। प्रेशर लगाने के लिए कंप्रेस दबाना पड़ेगा उसको। इसलिए बोला गया कि गैस जो होता है वो हाईली कंप्रेसेबल होता है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच गैपिंग बहुत ज़्यादा होता है फोर्स कमज़ोर होने की वजह से, जिसके वजह से उसको आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, एंड हैव इनफाइनाइट एक्सपेंशन टेंडेंसी। फोर्स कमज़ोर है, फोर्स जब कमज़ोर है तो क्या होता है, एक्सपेंड इनफाइनाइटली बहुत दूर तक होता है। अब एलपीजी गैस अगर लीक करता है तो गैस क्या होता है, एटमॉस्फेयर में दूर दूर तक फैल जाता है कि नहीं फैलता है? क्यों? क्योंकि बस सबका रीज़न सिर्फ एक है कि ड्यू टू नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कमज़ोर होता है, जिसके वजह से गैस आसानी से एक्सपेंड कर सकते हैं और उसको, चूँकि गैपिंग बहुत ज़्यादा होता है तो आसानी से उसको दबाया भी जा सकता है, कंप्रेस भी किया जाता है। तो हर चीज़, फोर्स ही हर चीज़ों के लिए, गैस के हर एक बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ कौन है, तो गैस में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि बहुत ही कमज़ोर होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कहता है गैस मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट प्रेशर, प्रेशर लगाता है ऑन वॉल ऑफ द वेसल इन विच केप्ट। कहता है कि गैस को जिस बर्तन में रखते हैं, गैस को जिस बर्तन में रखते हैं उस बर्तन की दीवार पर, उस बर्तन वेसल की वॉल पर प्रेशर क्रिएट करता है, नहीं करता है? समझो इस बात को। दो एग्जाम्पल देते हैं, समझने का प्रयास करना। पहला एग्जाम्पल, फिर से मैं एलपीजी सिलेंडर की ओर आते हैं। कहता है कि जब तुम एलपीजी सिलेंडर को ऑन करते हो, उसके नॉब को जब ऑन करते हो तो प्रेशर लगने की वजह से क्या होता है, प्रेशर जब लगता है तो उसको, तो गैस बाहर आना शुरू करता है। नॉब ओपन करते हो तो, रेगुलेटर को ओपन करते हो तो गैस बाहर आना शुरू करता है। क्यों आना शुरू करता है? क्योंकि वो अंदर जो गैस मॉलिक्यूल है वो प्रेशर लगा रहा होगा, और वो जो प्रेशर लगा रहा होगा उसको जब मौका मिला तो वो क्या आ गया, बाहर आ गया। या फिर दूसरा एग्जांपल देते हैं, बैलून। बैलून जब एयर से फिलअप कर देते हो, गैस से फिलअप कर देते हो, समझने के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। उसमें एक छोटा सा पिन मारो, जैसे पिन मारते हो छोटा सा छेद बनता है तो एयर उससे आप बाहर आने लगता है। क्यों बाहर आता है? क्योंकि वो जो एयर था उस बैलून के वॉल पे प्रेशर क्रिएट कर रहा था, और उसको जब वो प्रेशर क्रिएट कर रहा था और उसको जब होल मिला, ऑप्शन मिला, उसको पाथवे मिल गया, रास्ता मिल गया, तो उस रास्ता से बाहर निकल गया, तो प्रेशर की वजह से बाहर आया। ये इस बात का कंफर्मेशन है कि गैस मॉलिक्यूल जो है जिस बर्तन में रखा जाता है उसी पर प्रेशर लगाता है। ठीक है, प्रेशर क्रिएट करता है। आगे कहता है कि दे पोजेस हाई डिफ्यूजिबिलिटी। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन वर्ड से आया है डिफ्यूजिबिलिटी। डिफ्यूजन वर्ड क्या कहता है? डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? तो डिफ्यूजन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। डिफ्यूजिबिलिटी, डिफ्यूजन। कहता है डिफ्यूजन क्यों होता है? फिर से वही बात है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी मैंने बोला कि चूंकि गैस में लगने वाला फोर्स बहुत ही कमज़ोर होता है। अब चूंकि फोर्स बहुत कमज़ोर होता है और जब गैस को फ्री छोड़ते हो तो हाईली एक्सपेंड करता है, हाईली एक्सपेंड करता है। अब हाईली जब एक्सपेंड करेगा, हाईली जब एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा होगा, हाईली एक्सपेंड करेगा, तो अब ऐसे समझो कि अगर दो साइड से दो गैस को छोड़े तो आसानी से दूसरे में क्या होता है, मिल जाता है। ये भी एग्जाम्पल एलपीजी से तुम्हारे घर में ही दिखेगा कि जैसे ही गैस लीक करता है, गैस लीक करता है, एटमॉस्फेयर में भी ऑलरेडी एयर है, गैस है,
और एलपीजी सिलेंडर से जब गैस लीक करता है तो वो लीक्ड गैस एटमॉस्फेयर में मिल जाता है। तो जो दो गैस मिला उसी मिलने के प्रोसेस को बोला गया है डिफ्यूजन, इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन। तो ये जो डिफ्यूजिबिलिटी प्रोसेस होती है, जो डिफ्यूज होने की जो प्रोसेस है, एबिलिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि फोर्स बहुत कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से गैस आसानी से एक्सपेंड करता है और आसानी से एक दूसरे में मिल जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच लगने वाला जो गैपिंग होता है ज़्यादा होता है, इसकी वजह से आसानी से वो क्या कर सकता है, मिल सकता है। इसलिए बोला जाता है कि उसकी डिफ्यूजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। दे डू नॉट हैव डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, दे डू नॉट हैव डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। कहता है इसका शेप और वॉल्यूम डिफिनिट नहीं होता है। ये तो सब लोग बचपन से पढ़ते आते हो। कहता है कि गैस को जिस बर्तन में रखना चाहे उस बर्तन में आसानी से रखा जा सकता है, और जितने बड़ा छोटा बर्तन में रखा जा सकता है उसे रखा जा सकता है। आपको पता है कि 1 kg गैस 5 लीटर वाले सिलेंडर में भी रख सकते हैं, 14 लीटर वाले सिलेंडर में भी रख सकते हैं, और 20 लीटर वाले सिलेंडर में रख सकते हैं। तो एक ही सेम अमाउंट का गैस है वो तीनों सिलेंडर में भर सकता है, तीनों में उसका वॉल्यूम अलग अलग मिलेगा, तीनों का बर्तन का साइज अलग अलग है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि चूंकि गैस में फोर्स, सब कुछ मैंने बोला, एवरीथिंग कैन बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स। ये दिमाग में सेट कर लो कि एवरीथिंग कैन बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स। सो द बिहेवियर ऑफ गैस, मतलब ईच एंड एवरी बिहेवियर ऑफ गैस कैन बी इजिली एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स। एवरीथिंग, एवरी प्रॉपर्टीज, हर चीज को डिफाइन करने वाला सिर्फ एक फैक्टर होता है इस यूनिवर्स में, और वो है फोर्स। अगर आप फोर्स के रोल को समझ गए, एवरीथिंग इज क्लियर, अदरवाइज टफ। तो मैंने बोला कि दे डू नॉट हैव डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। कहता है कि उसका जो शेप और वॉल्यूम डिफिनिट नहीं होता है, इनडिफिनिट होता है। अभी मैंने बोला कि 1 kg गैस को 5 लीटर वाले सिलेंडर में भी रख सकते हो, 14 वाले में भी रख सकते हो, और 20 वाले में रख सकते हो। मतलब क्या है, मतलब ये है कि उसमें चूंकि लगने वाला फोर्स बहुत कमजोर है, जिसकी वजह से उसको हम जहां चाहें जैसे चाहें वहां रख सकते हैं। जिस बर्तन में रखेंगे उसी के अनुरूप बदल जाएगा वो, इसलिए इसको बोला जाता है कि दे हैव डिफरेंट शेप एंड वॉल्यूम। अब देखो एक टर्म आता है थर्मल मोशन, दे हैव हाई थर्मल मोशन। थर्मल मोशन का मतलब क्या है, इसको समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थर्मल मोशन। अच्छा ये करो, ऊपर मिटा दें, ऊपर वाला जो प्रॉपर्टी है 6 नंबर तक उसको मिटा दें, एक बार कंफर्म कर दो, या कोई दिक्कत है तो बोलो। ये पॉइंट नंबर 6 तक जो मैंने पहला 6 प्रॉपर्टी एक्सप्लेन किया वहां तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर आगे एक्सप्लेन करना है तो थोड़ा सा बोर्ड और मिटा दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तब किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो बेझिझक आस्किंग कीजिएगा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखो क्या है कि अगर हम बात करें, कहता है दे हैव थर्मल मोशन। अब देखो थर्मल मोशन की बात समझना और नोट करना अच्छे से कॉपी में, क्योंकि आओगे तो कॉपी चेक करेंगे। थर्मल मोशन, थर्म, अब देखो क्या है ना, थर्मल मोशन जो रिप्रेजेंट करता है वो काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, काइनेटिक एनर्जी को बताता है। ध्यान देना, किसको, काइनेटिक एनर्जी को। और तो और देखो एक वर्ड है थर्म, वर्ड क्या है, थर्म। थर्म का मतलब होता है हीट, और हीट क्यों डेवलप होता है, तो हीट की वजह से डेवलप होता है टेम्परेचर, हीट की वजह से डेवलप होता है टेम्परेचर। थर्मल मोशन का मतलब क्या है, देखना 2 पॉइंट है कि दे हैव हाई थर्मल मोशन एंड काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये दोनों ही पॉइंट इसी में छुपा हुआ है सब कुछ, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। कहता है कि थर्मल मोशन, थर्मल मोशन का मतलब हो गया काइनेटिक एनर्जी। और थर्म जो वर्ड अगर हम देखा जाए, स्पेशली थर्म वर्ड को, तो थर्म का मतलब होता है हीट, और हीट का मतलब होता है हीट जो इंट्रोड्यूस करता है वो टेम्परेचर। आगे इसी क्लास में जो मैंने आपको एक हेडिंग लगाया था, गैस पैरामीटर, थर्मोडायनामिक पैरामीटर, उस पैरामीटर को मैं पढ़ाऊंगा
वहाँ पर टेम्परेचर का डिफिनेशन आएगा, हीट का डिफिनेशन आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको समझना आगे जाकर के। फिलहाल जो है हम बस उस लाइन को एक्सप्लेन करेंगे। आगे बहुत अच्छे से और मज़ेदार होगा कंसेप्ट, जब देखोगे नई नई चीज़ें आएंगी आपके सामने। थर्मल मोशन मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो कहता है कि गैस का जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। गैस का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो ज़्यादा होता है, और वो जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो टेम्परेचर का फंक्शन होता है। इसका मतलब है कि ये बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब है कि अगर मतलब हो गया कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर का मतलब हो गया कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो हम ये कह सकते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। और इसके लिए अगर इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो ये लिख सकते हैं 3/2 RT, 3/2 RT। ये इसका इक्वेशन हो गया, काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन हो गया 3/2 RT, जहाँ पर आपका अगर हमारा T क्या है, टेम्परेचर है। T क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन, केल्विन में टेम्परेचर ले रहे हैं। वहीं पर R को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसका वैल्यू वगैरह अभी नहीं बताएंगे, इसका 4-5 वैल्यू होता है, सब बाद में चर्चा होगा। बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे लॉ के साथ, नियम के साथ। फिलहाल मीनिंग जान लो। तो T क्या है, टेम्परेचर केल्विन यूनिट में लेंगे, और R को बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे जैसे इस टेम्परेचर को बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा। इसलिए बोला गया कि काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अर्थात जैसे जैसे, अब सिंपल सी भाषा है कि गैस को जब गर्म करते हो, गैस जब गर्म होता है तो गैस फैलता है कि नहीं फैलता है। फैलने के लिए क्या होगा, मूव करना होगा। मूव का मतलब मोशन, मोशन का मतलब अब हीट की वजह से मूव कर रहा है, इसलिए बोला गया थर्मल मोशन। तो गैस के काइनेटिक एनर्जी को हम लोग थर्मल मोशन के नाम से बुलाते हैं। तो उसका थर्मल मोशन भी बहुत ज़्यादा था, तो जितना जल्दी उसको जितना ज़्यादा हीट मिलेगा उतना ज़्यादा मूव करेगा, और हीट करने की वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। हीट करने की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। इसलिए मैंने बोला कि थर्मल मोशन दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी, और थर्मल में थर्म वर्ड है, हीट, हीट को रिप्रेजेंट करता है, हीट मतलब टेम्परेचर। और टेम्परेचर जैसे जैसे चेंज करेगा काइनेटिक एनर्जी चेंज करेगा। टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, इसलिए बोला गया है काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये लाइन समझना बहुत जरूरी है। फिलहाल इतना जो बात बोले हैं इतना समझना जरूरी है। आगे जाके ये सारा फॉर्मूला प्रूफ होगा, सारा एक्सप्लेन करेंगे हम लोग काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में। तो आई होप सो ये जो पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 8 में किसी को कोई दिक्कत है तो आस्किंग कर लो, तब आगे बढ़ेंगे हम लोग। पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 8 में कोई क्वेश्चन है आप लोग का, अगर है तो प्लीज़ आस्क द प्रॉब्लम, तभी हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तब तक मैं आपका वेट करता हूँ क्वेश्चन का। आप क्वेश्चन भेजो, अगर किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। कंफर्म कर दीजिएगा प्लीज़। नीरज जी का एक क्वेश्चन आया है, डिफ्यूजिबिलिटी। डिफ्यूजिबिलिटी का मतलब हो गया एबिलिटी टू डिफ्यूज, मतलब डिफ्यूजन प्रोसेस। जब दो गैस आसानी से मिलते हैं, जब दो भी मटेरियल जब मिलेगा तो उसी को जो इंटरमिक्सिंग जो होता है ना, दो तरह के गैस, अगर इधर से भी एक गैस लेते हैं इधर से एक गैस छोड़ोगे तो दोनों मिल जाएगा। तो जो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स होता है उसी को बोलते हैं हम लोग डिफ्यूजन प्रोसेस। तो सिलेंडर से जब गैस लीक करता है तो एटमॉस्फेयर में मिल जाता है मतलब डिफ्यूज कर गया, अर्थात मिल गया, तो उसी को बोला गया है डिफ्यूजिबिलिटी। अब चूंकि फोर्स जितना कमजोर होगा गैस का उतना ज़्यादा एक्सपेंड करेगा, और जितना ज़्यादा एक्सपेंड करेगा उतना आसानी से मिलेगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिफ्यूजिबिलिटी। सो इसलिए बोलते हैं कि इसकी डिफ्यूजिबिलिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और क्या आया है मिनट, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 9 में कहता है कि गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड टुगेदर। कहता है ये इन्फो जान लो कि गैस मॉलिक्यूल अब जिस बर्तन में रखते हैं, सिंपल सी बात है, समझना है तो ऐसे समझो। दुर्गा पूजा का जब मेला लगता है, उस मेला में जब घूमने जाते हो तो क्या होता है, भीड़ बहुत ज़्यादा होता है।
और तुम अपने आप को एक जगह जाकर खड़ा करो तो क्या होगा, कभी उधर से धक्का लगेगा, कभी उधर से धक्का लगेगा, कभी उधर से धक्का लगेगा, या चलते भी रहते तो बहुत एक दूसरे में आपस में धक्का लगते रहता है। ठीक उसी तरीके से गैस मॉलिक्यूल में भी घटना घटती है, आपस में टकराते हो ना मेला में, ठीक उसी तरह से गैस मॉलिक्यूल होता है। गैस मॉलिक्यूल जहाँ पर हम लोग रखते हैं तो गैस चूँकि मोशन में होता है, मूव करते रहता है, तो कभी उससे टकरा गया, कभी उससे टकरा गया, और वो जो मोशन होता है वो जिगजैग मोशन होता है। कुछ ऐसे समझाते हैं इसको, देखो ध्यान देना। पॉइंट नंबर 9 को समझा रहे हैं, 9 को ध्यान दीजिएगा। कहता है कि एक आपका मान लीजिए कि ये बंद बर्तन है, क्लोज्ड वेसल है, और इसमें गैस मॉलिक्यूल्स को रखा गया है। अब क्या होता है कि मान लो कि ये गैस मॉलिक्यूल हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, ये गैस मॉलिक्यूल गया यहाँ जाकर टकरा गया, इस वाले से टकराया, टकराने के बाद हो सकता है कि ये इधर चला गया, दीवार से भी टकरा गया, हो सकता है कि फिर ये आया और इससे आकर टकरा जाए। तो क्या होता है ना, फिर उसी तरह से गैस मॉलिक्यूल ये हो सकता है इससे टकरा रहा होगा, या हो सकता है इससे भी टकरा जाए, ये इससे टकरा जाए, ये वाला गैस मॉलिक्यूल इससे टकरा जाए। मतलब क्या है कि जैसे मैंने बोला कि मेला में जब कोई भी पूजा पाठ का, जब दुर्गा पूजा का जब मेला लगता है तो उस भीड़ में, उस भीड़ को समझ लो गैस, हर एक आदमी गैस के मॉलिक्यूल समझ लो। इमेजिन कर लो कि भीड़ हमारा गैस है, इमेजिन करना थोड़ा सीखना, क्योंकि साइंस है ना, इमेजिन करना। भीड़ हमारा गैस है, उस मेला का भीड़ हमारा क्या है, गैस है। और उस भीड़ में जितने भी इंसान हैं, जो भी पर्सन है, उसको समझ लो गैस का एक एक मॉलिक्यूल। अब क्या है कि उस भीड़ में जब लोग चलते हैं तो आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, टकराते हैं। तो आपस में जब एक दूसरे से टकराते हैं तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी बोला गया कि गैस मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होता है, टकरा जाता है। और इस गैस मॉलिक्यूल को जिस बर्तन में रखते हैं, आपस में तो गैस मॉलिक्यूल टकराया ही टकराया, जिस बर्तन में रखते हैं उसके दीवार से भी टकराता है। ये देखो वॉल है इसका, तो उसके दीवार से भी वो टकराता है। तो गैस मॉलिक्यूल में जो कॉलिजन होता है वो बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स तो होता ही होता है। वही बोला गया कि गैस मॉलिक्यूल कोलाइड टुगेदर एज वेल एज वॉल ऑफ वेसल एंड द कॉलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। अब कहता है कि गैस मॉलिक्यूल आपस में तो टकराते ही हैं, साथ ही जिस बर्तन में रखते हैं उसके वॉल से भी, उसके दीवार से भी टकराते हैं। लेकिन ये जो कॉलिजन होता है वह इलास्टिक होता है। इलास्टिक का मतलब होता है कि जैसे बॉल दीवार पे मारने के बाद क्या होता है, बॉल दीवार पे रहता तो नहीं है, आपके हाथ में रिटर्न हो जाता है। तो अगर वहीं पे कुछ ऐसा चीज़ फेंको, जैसे गीला मिट्टी को दीवार पे फेंको, अब मिट्टी क्या होगा, दीवार पे सट गया जाके, तो टकरा के जाके सट गया। मतलब क्या हो गया कि अगर कोई भी चीज़ टकराने के बाद चिपका हुआ रह गया तो उसको बोलते हैं नॉन इलास्टिक कॉलिजन, और टकराने के बाद अगर फिर से अलग हो गया तो उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक कॉलिजन। यहाँ पर जो गैस मॉलिक्यूल है वो क्या होता है, आपस में टकराता है और टकराने के बाद फिर सेपरेट हो जाता है। तो ये जो कॉलिजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक का मतलब होता है कि जिस फॉर्म में था उसी में लौट करके आ जाना। मतलब दो मॉलिक्यूल टकराने के बाद एक साथ नहीं रहेगा, फिर से दोनों क्या हो जाएगा, पहले भी अलग अलग था और अभी भी अलग अलग होगा। इसलिए बोला गया कि कॉलिजन जो होगा परफेक्टली इलास्टिक होगा। फिर कहता है दे कैन बी लिक्विफाइड इजिली एट वेरी हाई प्रेशर एंड वेरी लो टेम्परेचर। इसको अभी सिर्फ याद रखना, आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे। कहता है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा अगर कर दे और गैस को बहुत ठंडा करें तो गैस को आसानी से हम क्या कर सकते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको फिलहाल याद रखना। फिर कहता है थर्मल एनर्जी ऑफ गैस इज ग्रेटर देन मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। थर्मल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है गैस का इंटरेक्शन से ज़्यादा होता है। यस, ये तो आप जानिए, अभी मैंने समझाया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चूंकि बहुत कमजोर होता है, जिसकी वजह से गैस मॉलिक्यूल आसानी से एक दूसरे से दूसरे जगह मूव करते हैं, जिसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है। फोर्स कम होने से ही काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने लिखवाया कि थर्मल एनर्जी ऑफ गैस इज ग्रेटर देन मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। और लास्ट पॉइंट है बिहेवियर ऑफ गैस इज डिफाइंड अंडर सर्टेन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर विच इज फॉलोड बाई सम गैस लॉ। अब कहता है कि ये सारी जो प्रॉपर्टियां हैं और अदर जो भी गैस का बिहेवियर है,
अगर हमको उसको एक्सप्लेन करना है तो एक्सप्लेन करने के लिए कुछ गैस के नियम का हेल्प लेना पड़ता है, जिसको गैस लॉ के नाम से बुलाते हैं। आपके कंटेंट में आप देखिएगा कि आपको एक कंटेंट लिखवाया गया है गैस लॉ, स्पेशली गैस लॉ पढ़ाया जाएगा आपको डिटेल में कि गैस लॉ कैसे कैसे क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है गैस लॉ का, जिसकी वजह से वो गैस बिहेव करता है। तो बिहेवियर ऑफ गैस इज डिफाइंड अंडर सर्टेन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर विच इज़ फॉलोड बाय सम गैस लॉ। तो गैस लॉ के तहत हम लोग ये समझेंगे आगे जा कर के कि गैस किस प्रकार से काम करता है, उसका बिहेवियर क्या है, टेम्परेचर क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, कब लिक्विड में बदलेगा, कब नहीं बदलेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ा दे तो क्या होगा, प्रेशर घटा दे तो क्या होगा, उसके वजह से वॉल्यूम पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन होगा, लेकिन किसकी मदद से, गैस लॉ के मदद से। होप सो दिस प्रॉपर्टीज क्लियर। ये 12 प्रॉपर्टी थे गैस का, वो आपका क्लियर होना चाहिए। मुझे आशा है कि आपका क्लियर होगा। शायद किन्हीं का कुछ क्वेश्चन आया हुआ है, थोड़ा हमको दिखा दिया जाए। 7-8 पॉइंट एक्सप्लेन अगेन सर, नहीं समझ में नहीं आया, प्लीज़ स्पीड स्लो सर। ओके, और क्या है कि 7 और 8, ओके मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। 7 और 8, 7 8 ये ना, देखो तो देखो 7 और 8 में क्या बोला गया था कि 7 पॉइंट में था कि थर्मल मोशन की बात हुआ था। तो हम लोगों ने बात किया था थर्मल मोशन। तो थर्मल मोशन का मतलब मैंने बोला कि थर्मल मोशन का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी। थर्मल मोशन का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी जो फंक्शन होता है, देखो समझना, कहता है कि गैस मॉलिक्यूल के पास क्या होता है, थर्मल मोशन होता है। और थर्म का मतलब मैंने बताया आपको, थर्म का मतलब होता है, थर्म का मतलब मैंने बताया आपको क्या, हीट। और हीट जब किसी चीज़ को गर्म करते हो, हीट देते हो, तभी ना उसका टेम्परेचर कैलकुलेट करते हो। तो हीट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेम्परेचर। जब तक हीट नहीं मिलेगा या हीट चेंज नहीं होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा। मतलब टेम्परेचर के लिए कोई भी दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, टेम्परेचर के लिए हीट रिस्पॉन्सिबल होता है। या तो एनर्जी लिया जाए या तो एनर्जी दिया जाए। अगर ऑब्जेक्ट को एनर्जी मिलेगा तो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ेगा, और ऑब्जेक्ट अगर एनर्जी निकालेगा, हीट निकालेगा, उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तभी तो हमारे बॉडी का हीट ज़्यादा हो जाता है तो कहते हैं कि भाई बुखार लग गया, टेम्परेचर बढ़ जाता है, अदरवाइज घट जाता है। और काइनेटिक एनर्जी बोला गया कि काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। और ये जो काइनेटिक एनर्जी का जो इक्वेशन होता है वो मैंने बोला 3/2RT। चलो मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, ध्यान से समझना। बोला गया कि गैस मॉलिक्यूल जो है थर्मल मोशन दिखाता है। थर्मल मोशन का मतलब हुआ कि काइनेटिक एनर्जी, अर्थात गैस मॉलिक्यूल के पास जो होता है वो क्या होता है, तो गैस मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी होता है। गैस मॉलिक्यूल के पास क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी होता है। तो गैस मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी होता है, और वो जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो टेम्परेचर का फंक्शन होता है। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। इसको अगर समझना है आसानी से तो ऐसे समझो कि घर में जब खाना बनता है, जब खाना बनता है और कुकर सीटी मारती है, तो कुकर से निकलने वाला, कुकर में जो वाटर वेपर होता है, वाटर वेपर फॉर्म जो है वो भी गैस फॉर्म है। तो वाटर वेपर चूंकि ये गैस फॉर्म है, तो वाटर वेपर जब सीटी के फॉर्म में बाहर आता है तो वो भी क्या होता है, तेज़ी से एक्सपेंड करता है। क्यों एक्सपेंड करता है, क्यों सीटी मारता है कुकर से, कभी सोचो। एक तो ये हो गया, फिर उससे जो गैस बाहर आता है वो तेज़ी से क्यों बाहर आता है। रीज़न सिर्फ यही है कि चूँकि वो गैस फॉर्म में जब आता है और जैसे जैसे उसको हीट मिलेगा, हीट मिलना है, मैंने बोला कि हीट किसको बताएगा, तो टेम्परेचर को बताता है। हीट किसको बताएगा, टेम्परेचर को। जैसे जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का हीट बढ़ाओगे, किसी भी ऑब्जेक्ट का हीट बढ़ाते जाओगे, उसका टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसका काइनेटिक एनर्जी बाहर, मतलब तेज़ी से बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो कुकर सीटी मारेगा,
वेपर बना, वेपर बनने के बाद वो गैस का जैसे जैसे हीट मिलता गया टेम्परेचर बढ़ता गया, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से गैस के जो कुकर के अंदर जो गैस है वाटर वेपर है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से ही फिर वो गैस क्या होता है, फ्रिज से बाहर निकलता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो प्रेशर ज़्यादा क्रिएट करता है, फिर वो सिटी मार देता है। तो सिटी का कॉन्सेप्ट भी वही है, सब यहीं कुछ छुपा हुआ है, एवरीथिंग सब कुछ इसी में छुपा हुआ है। इसलिए मैंने बोला कि गैस मॉलिक्यूल जो है थर्मल मोशन दिखाता है, अर्थात काइनेटिक एनर्जी दिखाता है, और उसका जो काइनेटिक एनर्जी जो होता है, क्योंकि काइनेटिक मतलब मोशन होता है आपको पता ही है, और जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो टेम्परेचर का फंक्शन होता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा। और टेम्परेचर कैसे बढ़ाएंगे, तो हीट दे करके, तो जैसे जैसे हीट मिलेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। किस इक्वेशन से एक्सप्लेन कर सकते हो, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर इक्वेशन होता है 3/2 RT, और R का मतलब होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T का मतलब टेम्परेचर इन केल्विन यूनिट। बहुत सारा टेम्परेचर का 5-6 टाइप का फॉर्म होता है, आगे क्लास में हम लोग सब ये सब डिस्कस करेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, होप सो इट इज क्लियर। अगर और भी किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क, कमेंट बॉक्स ओपन करो। लास्ट 2 पॉइंट सर कैनॉट गेट इट, लास्ट 2 पॉइंट ओके। एक तो बोला गया कि थर्मल एनर्जी ऑफ गैस इज ग्रेटर देन मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। थर्मल एनर्जी जो होता है मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन से ज़्यादा होता है, यही तो मैंने बोला। उसको समझो, अभी मैंने बोला आपको बताया कि गैस मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत कमज़ोर होता है, सेपरेटेड होगा। अब वो जो सेपरेट चीज़ है अगर उसको हम हीट देंगे तो तेज़ी से फैल करके और दूर होगा ऑब्वियसली। यहाँ पर भी वही बात है कि थर्मल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी का मतलब हुआ काइनेटिक एनर्जी। और मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कहता है कि ये जो गैस में लगने वाला फोर्स बहुत कमज़ोर होता है, फोर्स कमज़ोर है लेकिन उस कमज़ोर फोर्स का फ़ायदा उठाता है कौन, गैस का थर्मल मोशन अर्थात थर्मल एनर्जी। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, इस वजह से कहते हैं कि थर्मल एनर्जी ऑफ गैस इज ग्रेटर देन मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। और ये जो बोला गया कि गैस का जो बिहेव है, गैस किस प्रकार से वर्कआउट करता है, कैसे बिहेवियर क्या होता है, वो टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करता है। हर कुछ टेम्परेचर एंड प्रेशर डिसाइड द बिहेवियर ऑफ गैस एंड दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ गैस लॉ, जो हम लोग फर्दर आपको मैंने कंटेंट में लिखवाया है गैस लॉ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ के बारे में, चार्ल्स लॉ, हैमिल्टन्स लॉ, मगध्स लॉ, सब सारे लॉज हैं, उस लॉ के बारे में स्टडी करेंगे कि गैस कैसे कैसे काम करता है, डाल्टन्स लॉ ये सब वगैरह हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो होप सो इट इज़ क्लियर। क्या और भी आप लोग का कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है? अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ओके। देन गाइस हम लोग क्लास को ऑफ करें आज, एक मिनट। पॉइंट नंबर 11 दिखा दीजिए। ये पॉइंट नंबर 11, थर्मल एनर्जी ऑफ गैस इज ग्रेटर देन मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। स्केपिंग टेंडेंसी जो होगा, गैस का जो स्केपिंग टेंडेंसी होगा वो हाई होगा, क्योंकि अभी ना बोले कि टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा तो गैस तेज़ी से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो तेज़ी से गैस फैलेगा। सब का रीजन फोर्स, क्योंकि फोर्स कमज़ोर है, इसी वजह से गैस दूर दूर भागेगा, और अगर उसको और हीट दे दिए तो टेम्परेचर और बढ़ जाएगा, सोने पे सुहागा। वो कहते हैं ना कि जले पे नमक छिड़कना, वही बात हो जाएगी कि टेम्परेचर जो है ना नमक का काम कर रहा है। यहाँ पे फोर्स कमज़ोर है, आसानी से गैस फैल रहा है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। अगर उसको टेम्परेचर मिल गया तो और तेज़ी से फैलना शुरू कर गया तो एस्केपिंग टेंडेंसी और हाई हो जाएगा। ओके नीरज जी, 12 पॉइंट भी दिखा दो।
इधर आ तो यहाँ वाचिंग 0 लिख रहा है। चलिए ओके गाइस, हम लोग मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। सारी चीज़ रिवाइज करके आइएगा। ओके, बाय बाय।